एक दिन किशन अपने घर की बालकनी में खड़ा होकर खुद से बातें करता हुआ सोचता है। यार कितनी बोरिंग जिंदगी हो गई है मेरी। वही बीबी है, वही बच्चे हैं, वही पुराना टीवी है, वही पुराना फ्रिज है। क्या जिंदगी है यार। रोज सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, तैयार होता हूँ, ऑफिस जाता हूँ और शाम को फिर वापस आता हूँ और घर में चुपचाप बैठा रहता हूँ। कभी बीबी की गालियाँ सुनता हूँ, ताने सुनता हूँ, फरमाइश सुनता हूँ, तो कभी बच्चों की फरमाइश सुनता हूँ। अरे यार जिंदगी झंड हो गई है। नाम तो किशन है, माँ बाप ने नाम रखा था किशन, लेकिन किशन नाम पे तो कलंक हूं मैं। अरे ना तो गोपी मिली ना राधा मिली, मिली तो कौन? मीरा। वो भी मीरा कम पतीला ज्यादा है। अरे भैंस है भैंस, मोटी भैंस जैसी बीवी मिली है मुझे। इतने में ही नीचे से शुक्ल जी किशन को आवाज देते हुए कहते हैं। अरे किशन जी जरा नीचे तो आइए, आपके लिए कमाल की खबर लेके आया हूँ। अरे क्या हो गया? कौन मर गया? आइए तो बताता हूँ ना आपको। किशन नीचे शर्मा के पास आता है और शर्मा बोलता है। आपको पता है कल रात आपके फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में मिस्टर त्रिपाठी आए हैं अपनी बीवी के साथ। अबे शर्मा के बच्चे, तूने मुझे ये बताने के लिए नीचे बुलाया है? अबे आए होंगे तो मैं क्या करूं? इसमें देखने लायक क्या है? देखने लायक है, उसकी बीवी के लंबे बाल, मोरनी जैसी चाल, वो हंसती है तो फूल गिरते हैं। सोचो बोलती होगी तो फिर क्या ही करती होगी। किशन शर्मा की बात सुनकर पड़ोसन के ख्यालों में खो जाता है और फिर कुछ देर बाद होश में आकर बोलता है। देख भाई, अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो जान से मार दूंगा तुझे। जान से तो आप जाओगे, वो भी अपनी जानलेवा पड़ोसन के प्यार में। आफत है वो, आफत। इतने में ही किशन की बीवी उसे बालकनी से आवाज लगाती है और कहती है। पप्पू के पापा नीचे उतर ही गए हो तो जरा 2 किलो दूध और 2 नारियल वाले बिस्कुट ले आना। अरे हाँ हाँ मेरी माँ, लेता आऊंगा। क्या मुसीबत है, नीचे उतराने की काम पकड़ा दिए। किशन दुकान से सामान लेकर वापस आता है कि उसकी टक्कर मिस्टर त्रिपाठी से हो जाती है। उसके बाद मिस्टर त्रिपाठी कहते हैं। हम माँ करी तो भाई साहब वो गलती से टकराए गए, वो आप दिखे नहीं ना हमको तो टकराए गए, हमको माँ कीजिएगा। किशन जैसे ही नजर उठाता है तो उसकी नजर मिसेस त्रिपाठी पर पड़ती है, जो कि किसी स्वर्ग की अप्सरा की तरह थी और किशन बस उसे देखता ही रह जाता है। अब किशन त्रिपाठी की बात का कोई जवाब नहीं देता तो त्रिपाठी बोलता है। अरे बहरे अरे हो का? अरे हम कब से आपको बोल रहे हैं और आपको जवाब ही नहीं दे रहे हो। अरे क्या हो गया आपको? लगता है बड़ा बुर्बक आदमी हो आप। अरे मेहरारू जी चलिए घर चलते हैं, घर जाके अच्छा अच्छा पूरी बना के खिलाना आप हमको। चलिए चलते हैं। इतना कहकर त्रिपाठी अपनी बीवी को वहाँ से ले जाता है और किशन बस उसे देखता रहता है। समय बीतता है और किशन आए दिन छुपकर मिसेस त्रिपाठी को देखा करता। उसके थोड़ा करीब रहने के लिए किशन मिसेस त्रिपाठी से दोस्ती भी कर लेता है। एक दिन किशन गली में टहल रहा होता है कि सामने से मिसेस त्रिपाठी आ रही होती हैं, जिसके बाद किशन अपने मन में सोचता है। आज तो ये किशन अपने प्यार की बांसुरी बजा के रहेगा। कम से कम गुड मॉर्निंग तो विश कर ही दूंगा। इससे पहले मिसेस त्रिपाठी पास आती और किशन कुछ कहता, तभी किशन की बीवी बालकनी में आती है और कहती है। पप्पू के पापा जरा नीचे से 2 किलो दूध और 2 नारियल के बिस्कुट तो लेते आना। हाँ मेरी माँ, आया, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। इसने तो मुझे दूध वाला बना के रखा है, जरा सा भी नीचे उतरा नहीं कि दूध ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। इतना कहकर जैसे ही किशन देखता है तो पाता है कि मिसेस त्रिपाठी जा चुकी हैं और वो सामान लेकर घर चला जाता है। और उसी रात वो अपने एक तरफा प्यार का इजहार करने के बारे में सोचता है और एक कागज पर अपने प्यार का इजहार करके उसमें पत्थर लपेटकर त्रिपाठी की खिड़की पर मार देता है, जिसके बाद लहूलुहान होकर त्रिपाठी बाहर आता है और बोलता है। हाय राम, मार डाला रे। अरे कौन मनुष्य है? अरे सुअर के नाती, अरे पत्थर काहे को मार रहे हो बे? अरे काहे को मारा बे? अबे कौन सी तुम्हारी मेहरारू को छेड़ दिया हमने? अरे कीड़े पड़ेंगे सालो। अरे तुमने मुझे एक पत्थर मारा है, भगवान करे तुम्हें कोई 10-20 पत्थर मारे। किशन त्रिपाठी को पत्थर लगता देखकर डर से छुप जाता है और वापस सो जाता है। अगले दिन किशन खुद त्रिपाठी के घर जाकर उसका समाचार पूछने जाता है और वहाँ जाके बोलता है। त्रिपाठी जी क्या हो गया आपको? ये चोट कैसे लग गई? कल दिन में तो भरे चंगे थे। अरे भैया मत पूछो, पता नहीं कौन सा वो घटिया आदमी था मनुष्य कहीं का, जिसके कारण हमारा ये हाल हो गया। अरे ऐसे कैसे ना पूछे भाई साहब, बताइए ना।
अरे भैया वो कोई करम का जला था, एक नंबर का घटिया आदमी। अरे पत्थर ऐसे मारा जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। अरे रात के 2 बजे कौन पत्थर मारता है? अरे हम तो पानी पीने के लिए जा रहे थे और उसने पत्थर मार दिया और हमें लग गई और बहुत दर्द हुआ। आए हाय, क्या बोले, अभी तक दर्द गया नहीं। बस बस भाई साहब, इतनी भी गालियां मत दीजिए। क्या हो गया, ज्यादा छोड़ो ना, पुरानी बात है। भाभी जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है? अरे हमारी मैडम तो मार्केट गई है, तनिक लेट आएगी। वैसे भाभी जी है तो बड़ी कातिल जानलेवा। मेरा मतलब है कि भाभी जी आपका ध्यान तो बहुत रखती होंगी। ये तो है भाई साहब, हमारी मैडम हमको कोनो काम नहीं करने देती, बस सारा दिन कहती है आराम करिए, आपकी सेवा तो हमारा धर्म है और हम अपना धर्म निभा रहे हैं। आप बस आराम कीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे पूरी जिंदगी। हाय हाय, क्या बोलती है, क्या चलती है। हाय हाय, बीबी हो तो ऐसी, वरना ना हो। किशन पड़ोसन की तारीफ सुनकर उस पर फिदा हो जाता है। बस फिर क्या था, वो तो अपनी बीवी में भी उसे ही इमेजिन करने लगता है। दिन ऐसे ही बीतते हैं और अब ना ही किशन अपनी बीवी की तरफ देखता और ना ही उसका कोई काम करता। बस सारा दिन बैल्कनी में खड़ा होकर अपनी जानलेवा पड़ोसन के दर्शन का इंतजार करता। तभी एक दिन किशन मन में सोचता है, बहुत कर ली पड़ोसन से एक तरफा मोहब्बत, अब तो उनके घर जाके प्यार का इजहार करके ही आऊंगा आज। इतना सोचकर किशन रात होते ही गुलाब लेकर पड़ोस के घर में घुस जाता है और टेबल के नीचे छुप जाता है, जिसके बाद त्रिपाठी के सोने का इंतजार करता है। लेकिन त्रिपाठी नहीं सोता और उसके सोने का इंतजार करते करते किशन की आंख वहीं पर लग जाती है और जैसे ही सुबह होती है तो उसकी आंखें वहीं पर खुलती है तो उसे दिखाई देता है कि त्रिपाठी पूरे घर में पोछा लगा रहा है। वो कुछ सोच पाता कि तभी मिसेस त्रिपाठी की आवाज सुनाई देती है। अरे ओ बुड़बक, तनिक जल्दी जल्दी हाथ चलावा, अभी बतेरो काम पड़े हैं और एक कपड़े का तो हर माँ के धोई। अरे हमारी अम्मा काहे धोएगी, हम धोएंगे। धो तो रहे हैं ना, थोड़ा समय लग जाता है। अरे घर का काम ही इतना है तो थोड़ा बहुत तो समय जाएगा ना। आप एक काम कीजिए, जब तक आप चाय बना लीजिए, जब तक हम घर का सारा काम कर देते हैं। किशन त्रिपाठी के घर का ये माहौल देखकर घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है, अबे ये तो सच में जानलेवा है। मेरी पत्नी अगर इतना अत्याचार मुझ पे करे, मैं तो कब का आत्महत्या कर लूं। लेकिन त्रिपाठी का बच्चा ये तो सब कुछ झेल लेता है। पर त्रिपाठी है भी तो एक नंबर का कमीना, कितना झूठ बोलता है कि उसकी बीवी उसे कोई काम नहीं करने देती, सेवा करती है। एक नंबर का झूठा ही आदमी। किशन मौका पाकर त्रिपाठी के घर से निकल जाता है और राहत की सांस लेता है, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि जरूरी नहीं सुंदर दिखने वाली चीज ही अच्छी हो। वो अपने घर आता है और अपनी बीवी से कहता है, ये लो, ले आया मैं 2 किलो दूध और 2 नारियल का बिस्किट। मैंने सोचा क्यों मैडम को परेशान करूं। क्या बात है जी, आज तो आप मेरी जान ही लेकर मानोगे। जान तो मेरी बची है, वो भी रात को। और समझ में भी आ गया मुझे कि जानलेवा से तो अच्छा पतीला है। कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। तभी शर्मा फिर से किशन को आवाज लगाता है और कहता है, किशन जी जरा नीचे आइए, आपको कुछ जरूरी बताना है। अबे अब क्या आफत आ गई, कौन मर गया? आफत ही तो आई है, आप नीचे आइए जल्दी। ऐसे कैसे बता दूं? किशन नीचे जाता है और पूछता है, अब बकना, क्या हो गया, क्यों बुलाया मुझे? अरे किशन, तुझे पता है तेरे नीचे वाले फ्लैट पे मिसेस वर्मा रहने आई हैं। उनकी नशीली आंखें, कातिल जुल्फे। शर्मा की बात सुनकर किशन फिर से पड़ोसन के ख्यालों में खो जाता है और तभी मिसेस वर्मा सामने से गुजरती हैं और वो सच में बहुत सुंदर होती हैं। किशन उन्हें देखकर देखता ही रह जाता है। यार ये तो सच में बड़ी ही जानलेवा पड़ोसन है। हाय, मैं तो मर गया। पर दोस्तों, कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते। आपको क्या लगता है कि आखिर पड़ोसन किशन का बैंड कैसे बजाएगी, या फिर किशन क्या इसका दिल सच में चुरा पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूनम आराम से सो रही होती है, तभी दबे पांव पूनम की सास उमा उसके कमरे में आती है और दराज में रखे पैसों से भरी गुल्लक उठाकर वहां से चली जाती है। एक दिन पूनम साड़ी लेने के लिए दुकान पर जाती है और दुकान वाले भैया से कहती है, भैया एक अच्छी सी साड़ी दिखा दो। मैडम जी, साड़ी दिखाना ही तो मेरा काम है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको ऐसी साड़ी दिखाता हूँ जिसे देखकर आपका भी मन यही कहेगा, ये साड़ी तो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। दुकान वाला एक साड़ी लाता है और पूनम को दिखाते हुए बोलता है, ये देखिए मैडम, ये साड़ी आप पर बहुत अच्छी लगेगी। भैया ठीक तो है, कुछ ज्यादा खास नहीं है,
कोई अच्छी दिखाओ ना। भैया वो देखो, वो अच्छी लग रही है, एक बार जरा वो दिखाना। मैडम जी वो जरा महंगी है। भैया दिखाओ तो सही, देखने के बाद ही तो लेने का सोचूंगी ना। पूनम के कहने पर दुकान वाला उसे वो साड़ी दिखाता है और वो साड़ी पूनम को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। भैया ये कितनी प्यारी साड़ी है, कितने की है? मैडम 10,000 की है ये साड़ी। 10,000? भैया 10,000 की साड़ी कौन पहनता है? ये अरे ये तो बहुत ज़्यादा सस्ती है। लोग तो लाखों की साड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन आपको तो ये पसंद आ गई ना, तो चलिए मैं इसे पैक कर देता हूँ। नहीं नहीं भैया, इसे पैक क्यों करना? अरे मैं तो बस 500-600 की साड़ी लेने आई थी। इतनी महंगी साड़ी लेने लायक तो पैसे ही नहीं है। रहने दीजिए भैया, कोई बात नहीं। जब लेना ही नहीं होता तो बोलती ही क्यों हो? औकात होती नहीं है साड़ी लेने की और चले आते हैं मुंह उठाकर। अपनी हैसियत देके दुकान में जाया करो। भैया आप ये कैसे बोल रहे हो? मैंने बस एक साड़ी देखने को ही तो मांगी थी। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये साड़ी क्यों नहीं लेती? अब क्या देखने के भी पैसे लोगे आप? जब आपको कुछ लेना ही नहीं था तो आपने मेरा टाइम क्यों खराब किया? आपको पता है आपकी वजह से मेरा कितना समय खराब हुआ है? आपके पूरे खानदान ने भी कभी इतनी महंगी साड़ी देखी है? आप जाइए यहाँ से और मेरा और दिमाग खराब मत कीजिए। पूनम को उस दुकान वाले की बातें बहुत ज्यादा बुरी लग जाती हैं और वो मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ जाती है। पूनम को ऐसे उदास देखकर पूनम का पति दीपक और सास उमा आते हैं और उमा कहती है, बहू क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तू कुछ उदास सी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? माँ जी मैं एक दुकान पर गई थी जहाँ मैंने एक बहुत अच्छी साड़ी देखी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो ना बहुत ज्यादा ही महंगी थी और दुकान वाले ने मुझे जलील करके भगा दिया। कितनी महंगी थी जो दुकानदार ने तुम्हें दुकान से निकाल दिया? 10,000 की थी। माँ जी दीपक जी आप मुझे वो साड़ी दिला दो ना, मेरा बहुत मन है वो साड़ी पहनने का। कुछ महीने बाद मेरा जन्मदिन भी आएगा, मैं तब वो साड़ी पहनना चाहती हूँ। बहू क्या मांग रही है, तुझे पता है ना? अरे हम अपने घर का पूरा सामान भी बेच देना तब भी 10,000 रुपए जमा नहीं होंगे और तुझे 10,000 की साड़ी चाहिए? माँ सही कह रही है, ये इतनी महंगी चीजें ये हम गरीबों की बस की बात नहीं है। आप लोग क्या मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? बस 10,000 की साड़ी तो है वो। अगर खुशी 10,000 रुपयों में आग लगाने से मिलेगी तो बहू दुखी ही रह। पूनम की सास और पति दोनों ही पूनम की मदद करने से मना कर देते हैं। ये देखकर पूनम को और भी ज्यादा ठेस पहुंचती है। जिसके बाद अगली सुबह पूनम जल्दी से घर का सारा काम करती है और फिर अचार पापड़ बनाने लग जाती है। उमा की जब आँख खुलती है और वो अपनी बहू को अचार पापड़ बनाते हुए देखती है तो उमा अपनी बहू से कहती है, बहू तू ये क्या कर रही है? माँ जी अब आप लोग तो मुझे वो 10,000 वाली साड़ी दिलाने से रहे, तो मुझे खुद ही अपने लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए मैं अचार पापड़ बनाकर लोगों में बेचा करूँगी। पूनम अचार पापड़ का ही नहीं बल्कि लोगों के कपड़े सिलने का काम भी शुरू कर देती है। 1 महीने बाद पूनम के पास 10,000 रुपए जमा हो जाते हैं और पूनम उन पैसों को गुल्लक में डालती है। ये देखकर दीपक कहता है, अपने लिए एक साड़ी लेनी है और तुम इतनी मेहनत कर रही हो, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ बहू, तू अपने किसी शौक को पूरा करने के लिए पति का खून जलाने के बजाय खुद मेहनत कर रही है। सच में ये देखकर काफी खुशी हुई हमें। पूनम को मेहनत करते हुए देखकर उमा और दीपक दोनों को ही काफी अच्छा लगता है। इसलिए अब वो दोनों भी पूनम की छोटे से बड़े काम में बहुत मदद करते हैं। कुछ महीनों में पूनम के पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं और उसी शाम जब दीपक काम से घर लौट रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पैर टूट जाता है। लोगों की मदद से जब दीपक घर आता है तो पूनम और उमा दोनों दीपक को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और पूनम बोलती है, ये आपको इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी? वो बस किसी ने पी रखी थी और उसी के कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अभी मुझे अपनी चोट से ज्यादा घर की टेंशन है। घर की टेंशन? लेकिन घर तो ठीक ही है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? घर तो ठीक है लेकिन मेरी एक टांग टूट चुकी है और अब मैं काम पे कैसे जाऊंगा? काम पे नहीं गया तो घर कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज से पहले मैं इतना लाचार कभी नहीं हुआ था। बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू जितना परेशान रहेगा तेरी तबीयत उतनी ही खराब होगी। माँ परेशान ना रहूं तो क्या करूं? मेरा पाँव टूट चुका है, घर की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर है और मैं घर पे बैठ जाऊंगा तो काम कौन करेगा? घर कैसे चलेगा? आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना, मैंने भी तो सिलाई की है, अचार पापड़ बनाए हैं, मुझे उससे कुछ पैसे मिलते थे और उससे हम घर का खर्चा चलाएंगे और आपकी दवाई भी लाएंगे। लेकिन वो पैसे
वो तो तुम अपनी साड़ी के लिए जमा कर रही थी ना, मैं उन पैसों को हाथ नहीं लगा सकता। मुझे कुछ और सोचना चाहिए। आप सही कह रहे हो। अब से आप जो भी पैसे लाओगे वो माँ जी मुझे मत देना। हम कैसे हाथ लगा सकते हैं उन पैसों को? ऐसी बात नहीं है पूनम। हाँ तो अगर ऐसी बात नहीं है तो आप चुप हो जाइए और उन पैसों को अब घर के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। पूनम अपने जमा किए हुए पैसे घर के खर्च में लगा देती है। कुछ दिनों बाद दीपक का पैर ठीक हो जाता है और वो वापस से काम पर जाने लग जाता है। अब फिर पूनम अपनी साड़ी के लिए पैसे जमा करने लग जाती है। अब पूनम अपने जन्मदिन से एक दिन पहले सारे पैसे गिनती है और रोने लग जाती है। तो वहाँ उमा और दीपक दोनों आते हैं। तो दीपक कहता है, क्या हुआ पूनम, तुम रो क्यों रही हो? मेरा कल जन्मदिन है और ये बस 9,000 हुए हैं। 1,000 कम है। इसका मतलब मैं अपने जन्मदिन पर वो महंगी साड़ी नहीं पहन पाऊंगी। बहू तू रो मत, अब जो किस्मत में लिखा होता है वो बदल थोड़ी सकते हैं। पूनम को बहुत रोना आता है और वो रोते हुए सो जाती है। अगली सुबह जब पूनम उठती है तो बिना गुल्लक पर ध्यान दिए सारा काम करने लग जाती है। कुछ देर बाद पूनम का ध्यान उस जगह जाता है जहाँ गुल्लक रखा होता है, तो वहाँ गुल्लक नहीं होता। माँ जी, दीपक जी, मेरा गुल्लक चोरी हो गया। मेरा गुल्लक ही नहीं है यहाँ पर। पूनम के रोने की आवाज सुनकर उमा और दीपक दोनों वहाँ आते हैं। क्या हुआ बहू? माँ जी, मेरा गुल्लक चोरी हो गया। पूनम तुम चिंता मत करो। अरे यहीं कहीं होगा तुम्हारा गुल्लक। कहीं भी नहीं है। एक काम कर बहू, तू जा नहा ले, आज तेरा जन्मदिन है, ऐसे रो मत, हम तब तक तेरा गुल्लक ढूंढते हैं। उमा और दीपक दोनों पूनम को शांत करवाते हैं और पूनम नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद पूनम नहा के आती है तो दीपक और उमा दोनों पूनम को एक गिफ्ट देते हैं। पूनम उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें साड़ी होती है। तभी उमा बोलती है, बहू तुझे यही साड़ी चाहिए थी ना? तू इसी साड़ी के लिए इतनी मेहनत कर रही थी ना? हाँ माँ जी, ये वही साड़ी है जो मुझे चाहिए थी। लेकिन आप लोग कैसे लाए और आपको कैसे पता चला कि मुझे यही वाली महंगी साड़ी चाहिए थी? उस दिन हम बाजार गए थे ना, तो तुमने ही तो दिखाई थी मुझे वो साड़ी। और रही बात इस साड़ी को घर लाने की, तो इसका पूरा श्रेय तुम्हें ही जाता है। हमने तो बस कुछ पैसे मिलाए हैं। हाँ, और ये साड़ी तेरे ही पैसे की है। तुझे पता था कि हम ऐसी साड़ी तुझे नहीं दिला सकते कभी, लेकिन तू हिम्मत करती रही और हार नहीं मानी। जिस महंगी साड़ी के लिए पूनम इतनी मेहनत कर रही होती है, आखिरकार वो साड़ी पूनम को मिल ही जाती है, जिसे पहनकर अब पूनम मोहल्ले में हर किसी को दिखाती भी है। गुनगुन कोलकाता सिटी में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। गुनगुन के पिता एक स्कूल मास्टर थे और वहीं उनकी माँ गाने की टीचर थी। गुनगुन को झालमुरी खाने का बहुत शौक था। उसे जब भी वक्त मिलता वो झालमुरी खाने बैठ जाती। एक शाम गुनगुन झालमुरी बना रही होती है कि तभी उसकी बचपन की दोस्त टिया गुनगुन से मिलने के लिए आती है और उसकी माँ रेशमा से बोलती है, मासी माँ, गुनगुन कहाँ है? वो रसोई में झालमुरी बना रही होगी, उसके अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, देखती हूँ उसे। वैसे मासी माँ, आजकल आप बहुत सुंदर होती जा रही हो। इस सुंदरता का राज मुझे भी बताओ। मस्का कम लगाया कर और जाके देख उस पगली की झालमुरी बनी या नहीं। इतना कहकर टिया भी गुनगुन के पास झालमुरी खाने के लिए चली जाती है। फिर दोनों चटकारे लेकर झालमुरी खा रहे होते हैं कि तभी गुनगुन और टिया की दोस्त दीपा भी वहाँ आ जाती है और तीनों मजे से झालमुरी का मजा लेने लगते हैं कि तभी दीपा गुनगुन से कहती है, गुनगुन तेरे हाथ की झालमुरी बहुत मिस करेंगे हम। हाँ यार, मुझे भी बहुत याद आएगी। तू क्यों जा रही है दिल्ली? स्टडी करने पागल लड़की, तू भी चल, फिर वहाँ भी ना हम सब अपना स्पेशल झालमुरी बना के खाएंगे। तू पहले स्टडी कर ले, फिर उसके बाद एक झालमुरी का ठेला खोल लियो, MBA झालमुरी वाली, उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। दीपा की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और ऐसे ही मजाक मस्ती में पूरा दिन गुजर जाता है। फिर टिया और दीपा भी अपने अपने घर को निकल जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गुनगुन भी अब दिल्ली अपनी स्टडी पूरी करने जा रही थी कि तभी रेशमा बोलती है, गुनगुन मेरी बच्ची, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। ओफो माँ, तुम भी कमाल करती हो, रोना धोना बंद करो। हाँ मासी माँ, ये पढ़ लिख कर झालमुरी वाली ही बनेगी। आप चिंता मत करो, बहुत सक्सेसफुल फ्यूचर है इसमें। चुप हो जाओ तुम दोनों, मेरा मजाक बना रही हो? वापस आने दो, फिर खबर लेती हूँ। इतना कहकर गुनगुन कार से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है और कुछ देर बाद दिल्ली पहुंच जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
गुनगुन अब कॉलेज भी जाने लगी थी। उसे अब अपने शहर की झालमुरी बहुत याद आती है और वो खुद से कहती है, यार यहाँ तो कहीं भी झालमुरी की शॉप नहीं है। कैसे गुजारा होगा मेरा, मैं बिना झालमुरी के कैसे रहूंगी। गुनगुन सोच ही रही होती है कि तभी पीछे से एक स्वीटी नाम की लड़की उससे टकरा जाती है। स्वीटी एक बहुत बड़बोली लड़की होती है जिसे बात करना बहुत पसंद था। तभी वो गुनगुन को उदास देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ, आप इतना सैड क्यों हो? कोई दिक्कत परेशानी? अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे जरूर याद करे, मेरे पास हर दर्द का इलाज है। मुझे झालमुरी खानी है। कब? अब। एक बात बताइए मिस, चलो कोई भी हो आप, मेरा नाम स्वीटी है और आपका नाम? गुनगुन। हाँ तो गुनगुनाओ, मैंने कब रोका है, जितना मर्जी गुनगुनाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत परेशानी नहीं है कह कह के सारी सवाल कर डाले, पर जो सवाल पहले पूछा था मैंने उसका जवाब कब देंगी मिस? दिक्कत परेशानी? ओ सॉरी, हाँ तो आपको क्या खानी थी? झालमुरी खानी है, बहुत दिन से नहीं खाई और मैं झालमुरी को ना बहुत मिस कर रही हूँ। ये क्या है, आज पहली बार नाम सुना है मैंने, और नाम इतना अटपटा क्यों है भाई? क्योंकि ये चटपटा होता है ना, इसलिए इसका नाम अटपटा है। इतना कहकर दोनों मार्केट की तरफ चले जाते हैं, पर दोनों को कहीं भी झालमुरी वाला नहीं दिखता। और थोड़ी दूर के बाद स्वीटी एक ठेले से चिप्स खरीदती है और गुनगुन को भी खिलाती है। तभी गुनगुन को एक आइडिया आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है, थोड़ा और खरीद देते हैं, मैं घर जाकर इसका कुछ बनाऊंगी। क्या? अब इसका क्या ही चटपटा बनाओगी, पहले से है, बस इस चिप्स की जान न निकाल देना। इतना कहकर दोनों कुछ चिप्स के पैकेट और प्याज टमाटर लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं स्वीटी गुनगुन को देखकर हैरान हो गई और गुनगुन से बोलती है, एक बात कहूँ गुनगुन तुमको, तुम्हारे सर पर कहीं चोट लगी है क्या? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे तुम चिप्स में प्याज टमाटर डाल के खाने वाली हो, नॉर्मल लोग सब्जी में डाल के खाते हैं, पर शायद तुम नॉर्मल लोगों में नहीं आती हो। हमारे वहाँ ना झालमुरी ऐसे ही बनती है, पर एक बार इसको खा के तो देख, मजा आ जाएगा, फिर यही खाने की जिद करेगी तू हमेशा। बस कर बंगालन, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं जो तेरी अटपटी चीज खाने के पीछे पागल हो जाऊं। गुनगुन हंसती ही जा रही थी। स्वीटी गुनगुन को टमाटर प्याज के साथ चिप्स खाते हुए देखकर हैरान थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। धीरे धीरे गुनगुन झालमुरी भूलकर प्याज टमाटर वाले चिप्स खाने की दीवानी हो जाती है और एक दिन गुनगुन की माँ उससे दिल्ली मिलने आती है। उफ, कितनी गर्मी है दिल्ली में, कैसे रहती है तू यहाँ? जैसे कोलकाता में रहती थी। वैसे माँ, दीपा और टिया दोनों कैसी हैं? वो दोनों भी ठीक है, उन दोनों ने तेरे लिए कुछ भेजा है। ये क्या, झालमुरी? रुको, मैं आपको दिल्ली का झालमुरी खिलाती हूँ, इसे खाने के बाद ना आप झालमुरी खाना ही भूल जाएंगी। माँ बेटी बातें कर ही रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है और गुनगुन की माँ रेशमा से बातें करना शुरू कर देती है। नमस्कार आंटी, मुझे इतनी ही बंगाली आती है, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे कोई बात नहीं बेटा, तुमने इतना बोल लिया वही काफी है। आंटी, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे याद कीजिएगा, मैं हमेशा हाजिर हूँ। गुनगुन, वैसे इस दिक्कत परेशानी का नाम क्या है? अभी तक बताया नहीं इसने। गुनगुन की माँ की बात सुनकर स्वीटी, गुनगुन और रेशमा तीनों हंसने लगते हैं। अब फिर क्या था, गुनगुन चिप्स में प्याज टमाटर मिलाती है और चिप्स में ये सब डालकर खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन की माँ रेशमा भी अब वापस कोलकाता अपने घर लौट जाती है। गुनगुन का चिप्स में प्याज टमाटर डालकर खाना कुछ ज्यादा ही हो गया था। अब तो स्वीटी भी परेशान हो जाती है और कहती है, बस कर गुनगुन, कितना चिप्स में प्याज और टमाटर डालकर खाएगी? ज्यादा चिप्स खाएगी तो मोटी हो जाएगी। अभी लड़के भाव देते हैं ना तुझे, देख लेना, मोटी होने के बाद भी कोई तेरे आसपास भी नहीं देखने वाला। चुप कर, मेरे खाने में ऐसे नजर मत डाल, खाना है तो खा, भाषण मत दे। तुझे खाना है तू खा, मुझे नहीं खाना। जब तू टुनटुन मौसी हो जाएगी ना तब पता चलेगा। खाने से मोटी नहीं हो रही, पर हाँ, तेरी तीखी तीखी बातें मुझे जरूर मोटा कर देंगी। इतना कहकर गुनगुन और चिप्स निकालकर उसमें प्याज टमाटर डालकर खाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कुछ दिनों बाद जब गुनगुन मार्केट से चिप्स प्याज और टमाटर लेने जाती है तो सब्जी वाले से कहती है, भैया ये टमाटर कैसे दिए? 2 किलो टमाटर 250 में।
और 1 किलो टमाटर लेंगी तो 150 रुपए लगेंगे। अब बताइए कितना देना है? क्या बात कर रहे हो भैया, 150 रुपए में 1 किलो? इतना महंगा टमाटर? बाप रे, ये टमाटर है क्या सोना? इतना महंगा क्यों बता रहे हो? अरे लेना है तो ले जाइए, ज्यादा मोल भाव मत कीजिए हमरे साथ, ठीक है? बिक्री के टाइम पे पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। चलो निकलो यहाँ से। अरे लगा गई पनौती, कुछ लेना देना होता नहीं है इनको, बस नौटंकी करवा लो इनसे। बढ़िया टमाटर खरीदने वाली। ये सुनकर गुनगुन को बहुत बुरा लगता है और वो दूसरी तरफ सब्जी लेने चली जाती है। पर हर तरफ टमाटर इतना महंगा होने के कारण गुनगुन उदास हो जाती है कि तभी दूर स्वीटी उसे जाते हुए नजर आती है और गुनगुन जल्दी से स्वीटी के पास पहुंच जाती। स्वीटी रुक जा थोड़ा यार, आराम से सांस तो ले ले। हुआ क्या है, इतना हाफ क्यों रही है? तेरे चक्कर में तेरे पीछे पीछे कब से भाग रही हूँ। तुझे कितनी आवाज लगाई, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कैसे सुनाई देगा, मैंने अपने कान के अंदर तंबूरा जो डाल रखा है। तंबूरा? अभी ये क्या है? नई नई चीजें कहाँ से लेकर आ जाती है? पागल, तंबूरा तो मैं मजाक में बोल रही हूँ। तंबूरा मतलब ईयरबड्स, समझी? दोनों घर की तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन अब पहले से ज्यादा मोटी हो गई थी और अब तो गुनगुन का चिप्स खाना भी दुगना हो चुका था। टमाटर की महंगाई से तब भी गुनगुन चिप्स खाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन स्वीटी मार्केट से टमाटर नहीं लाती तो इस बात से गुनगुन चिढ़ जाती है और बोलती है, तुझे एक चीज लाने को कहा था, पर तुझसे तो वो भी नहीं होता कामचोर। ब्रेक मार ब्रेक, इतना कौन सुनाता है? चिप्स में प्याज टमाटर डालकर खाने वाली आदत को सुधार ले। और हाँ, टमाटर महंगा हो गया है, अगर तूने ये आदत नहीं छोड़ी तो तेरी लुटिया टमाटर के पीछे लूट जाएगी। स्वीटी गुनगुन को सुनाने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गुनगुन को अपने मोटापे से तकलीफ होने लगती है। गुनगुन बैठकर चिप्स खा रही थी कि उसके पेट में जोरों का दर्द होता है। स्वीटी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर गुनगुन का चेकअप करता है और बोलता है, क्यों खाती हो जंक फूड जो तुम्हें और तुम्हारे शरीर को तकलीफ दे? इस उम्र में इतनी मोटी होना अच्छी बात नहीं है। दोबारा ऐसी हालत हुई तो मेरे पास मत लेके आना। डॉक्टर की इतनी कड़वी बातें सुनकर गुनगुन समझ जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने स्वीटी की बात ना सुनकर कितना गलत किया और अब वो कभी चिप्स नहीं खाती।